नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका और इजराइल का मकसद है ईरान में रिजिम चेंज करना, लेकिन बयाना उल्टा पड़ गया लगता है। 9 दिन में ही ऐसे हालात बन गए हैं कि कहीं अमेरिका और इजराइल में ही रिजिम न चेंज हो जाए। जो हम बोल रहे हैं ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो जमीन पर दिख रहा है वो बता रहे हैं। अमेरिका में अमेरिकी जो सैनिक शहीद हुए, मारे गए युद्ध में, उनकी डेड बॉडी, उनके शव पहुंचे। इधर उनके शव पहुंचे और उधर अमेरिका की सड़कों पर बवाल मच गया। हजारों की संख्या में लोग युद्ध रोकने की मांग करने लगे सड़कों पर, हजारों की संख्या में। और ये जो लोग उतरे थे, इसमें ऐसा नहीं है, हमने आपको एक कार्यक्रम में बताया भी था कि अब मागा समर्थकों में भी दो फाड़ हो रहा है। इसमें वो भी लोग थे जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी लगाए हुए थे ट्रंप के लिए। वो सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ उतरे हुए हैं, ट्रंप के इस युद्धोन्माद के खिलाफ उतरे हुए हैं। जो युद्ध का उन्माद है इस ट्रंप में, उसके खिलाफ उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में, जहां पर खबरें बाहर न जाएं, खंडहर में तब्दील तेल अवीव जेरूसलम को कोई बाहरी दुनिया का व्यक्ति देख न पाए, उसके लिए मिलिट्री सेंसरशिप लगी है। उस इजराइल में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं, नेतन्याहू को नरसंहार का दोषी बता रहे हैं। इजराइल की सड़क में नेतन्याहू के खिलाफ, आप कल्पना करिए ये रिजिम चेंज किसका होगा, आप सोचिएगा। स्पेन, आपने देखा था ना कैसे सबको पूरे जो है स्पेन की जो संसद में, पार्लियामेंट में सभी साथियों के साथ स्पेन के जो है राष्ट्राध्यक्ष ने नारा लगवा दिया था। अब बेल्जियम से वैसा ही विजुअल है। और क्या भयंकर बेल्जियम के जो मुख्य प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो क्या भयंकर नेतन्याहू और ट्रंप पर भड़के हुए हैं। मतलब आप समझ लो कि वो आदमी अगर सामने देख पा जाए नेतन्याहू तो तत्काल ही इलाज कर दे, इस टाइप की मुद्रा में नजर आ रहा है। हम आपको दिखा देंगे, आप खुद देखिएगा और पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या बोल रहे हैं। ये बेल्जियम वगैरह ये अमेरिका के इशारे पर कहीं खड़े हो जाते थे, स्पेन, बेल्जियम, ये ऐसे साथी थे। लेकिन अब नाटो का सदस्य भी अमेरिका के खिलाफ बोलने से रत्ती भर गुरेज नहीं कर रहा है। लाइए जरा हेमंत जी को लाइए, फिर मैं आपको दिखाऊं, जरा ये चीजें दिखाऊं, सब विजुअल्स। स्वागत है हेमंत भाई, शुरू करिए भैया, दिखाइए जरा। जब 100 पहुंचे हैं सैनिकों के अमेरिका में, पहले वही दिखाइए, उसके बाद प्रोटेस्ट पर आते हैं। ये देखिए, ये डोर एयरफोर्स पर जो है, एयरफोर्स बेस पर उतरा, एक के बाद एक करके ताबूत आए सैनिकों के। कुवैत में जो सैनिक मारे गए थे अमेरिका के, उनके ताबूत है ये विजुअल्स आगे आप साइड में चला दीजिएगा। अभी इसको हटा दीजिए, ऐसे एक एक करके उतरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हुए थे लाल टाई पहन करके, जो है संवेदना व्यक्त करने। चलिए अगला, अब न्यूयॉर्क का विजुअल लाइए, आप न्यूयॉर्क का विजुअल लाइए। अब हम कुरान बंद कर रहे हैं, आप देखिए। कहूंगा इसके साथ ये विजुअल करने के लिए थोड़ा सा साउंड को हल्का कर दीजिए बस। भारत में ये सोचिए, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका युद्ध में शामिल देश है, अमेरिका युद्ध लड़ रहा है ईरान से, और अमेरिका में लोग हैं हजारों की संख्या में सड़कों पर नारे लगाते हैं। आप कल्पना कीजिए भारत वॉर में हो, वॉर में नहीं है,
अभी वॉर में न होते हुए खामनेई के जो है उस शहादत पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए अमेरिका के खिलाफ, तो कईयों पे एफआईआर हो गए हैं, कईयों पे एफआईआर हो गए हैं, कईयों पुलिस ने उठा लिया है। ये मतलब गजब स्थिति है, दूल्हा फूफा बने घूम रहे हैं हम लोग भारत में कि चलो वहां पे हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए प्रोटेस्ट। कैसे हो जाएगा? ताऊ नाराज हो जाएगा। अमेरिका में हो रहा है और वो ट्रम्प कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, हमारे एक साथी हैं अमेरिका से चैनल चला रहे हैं, बड़े डंके की चोट पे वो कहते हैं बात। अमेरिका से चैनल चला रहे हैं अजीत सिंह, बहुत डंके की चोट पे कहते हैं, कई बार फोन पे बात होती है तो कहते हैं ये अमेरिका है भाई, यहाँ पर अगर कुछ भी अनडेमोक्रेटिक लगता है, हम किसी भी बैंड बजा दें, यहाँ पर हमको कोई उँगली नहीं हम पर, मतलब हमें टच नहीं कर सकता कि ट्रम्प की बुराई कर दिए हो, ट्रम्प को कर दिए, या ट्रम्प को गाली दे दे तो किसी की हैसियत नहीं है कि उँगली हमें टच कर दे ऐसे हाथ से। वहां पर वो डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक पावर्स है, ताकत है ना आम जनता के बीच में, जो मतलब सैद्धांतिक रूप से हम लोग, हमारे यहाँ सिर्फ सैद्धांतिक रूप से है, वो वहां पर रियलिटी में है। आप कल्पना करो इंडिया वॉर में हो और यहाँ पर उस आप हम लोग, यही मैं एक बात एग्जांपल में कह दूं, ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके भी पास है, बहुत सारी, हम लोग 10 बार कहे कि ऐसी-ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सच बोलने से देश का नुकसान हो जाता है। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि सच बोलने से देश का नुकसान हो जाता है। हमारे यहाँ है सच बोलने से सरकार को नुकसान होता है, तो सरकारें तत्काल आपको देशद्रोही बना देंगी, जेल में डाल देंगी, यूएपीए लगा देंगी, दुनिया भर का। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का मुखौटा है और पीछे जो रूह है ना, वो विशुद्ध एक तानाशाही प्रवृत्ति की रूह है। वही आत्मा डिक्टेट कर रही है, चला रही है इस देश को। डेमोक्रेसी का होता तो ये देखिए ना, इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूँ। देखिए कौन सा लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन कहीं देखा आपने चलते? यहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल आते हैं दिल्ली में कि हम प्रधानमंत्री का आवास जाएंगे घेरने। बस खाली गोली और तोप वोप नहीं चलता है, बकिया सब चल जाता है, लाठी जो है, वाटर कैनन, रबर गोली, सब दाग देते हैं जहां प्रोटेस्ट देख ले। नौकरी मांगने के लिए युवा आ जाते हैं तो देखिए लाठी लाठी कैसे बेदर्दी से मारते हैं ये सब। तुलना में मुझे मजबूरी में इंडिया आना पड़ा। चलिए, अमेरिका का प्रोटेस्ट देखा आपने, भी साइड में और देखिएगा। अब जरा चलते हैं इजराइल। इजराइल में दिखाइए, ये सीएनएन की रिपोर्ट है, लेकिन दिखाइए। About 50 people or so have gathered here in Tel Aviv's Habima Square in a protest against the war here, but also against Israel's occupation of the West Bank. You can see some of the signs here they're holding behind me. The two biggest ones say resisting empire and arms embargo now. There is also a counter protest here trying to drown out those who are opposing the war. The studies since the beginning of the war 8 days ago have shown that most of the people here in Israel are in support of the war here. They've been out. हटा दीजिए। इसमें जो नीचे ट्रांसक्रिप्ट भी चल रही है प्रोटेस्ट में, जो पीछे बोल रहे हैं लोग, ये सब जेनोसाइड का जिम्मेदार बता रहे हैं। इनका प्रधानमंत्री है नेतन्याहू और 25 साल से राज कर रहा है, उसके बावजूद वहां पर वो तो एक तरह से कहा जाए तो एक दल एक व्यक्ति के सिद्धांत पे ही बना दिया, लेकिन उसकी भी औकात नहीं है कि तेल अवीव के लोगों को डाल दे सलाखों में, तनहा बैरक में इनको एक एक करके बंद कर दे, उसकी भी औकात नहीं है इतनी। और क्या सिर्फ युद्ध का विरोध नहीं कर रहे हैं, वेस्ट बैंक पर जो कब्जा है अनधिकृत, मतलब बताइए, इजराइल ने कब्जा कर रखा है और इजराइल के लोग कह रहे हैं कि ये नाजायज कब्जा है, खाली करो, वेस्ट बैंक खाली करो, गाजा खाली करो, युद्ध रोको, जेनोसाइड बंद करो, नरसंहार बंद करो। ये होता है मतलब एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज में। इसीलिए किसी जातीय या धार्मिक समुदाय को दोषी नहीं ठहराता हूँ, लीडरशिप होती है गंदी। बहुत सारा होता है कि चलो ये यहूदियों का देश है, ये जानबूझ के बहुत सारे लोग मीम्स बनाए कि हिटलर क्यों किया था ये वो। मैं उसमें नहीं जाता और मैं उस पर यकीन रखता हूँ। हर जगह पर ये भी तो है वही ज्यूस हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंसान अच्छा बुरा होता है।
जरा बेल्जियम चलते हैं। बेल्जियम, बेल्जियम वाला दिखाइए भैया, नीचे ट्रांसक्रिप्ट अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा हेमंत भाई, बाकी ध्यान से पढ़िएगा अंग्रेजी हिंदी में ताकि बताया जा सके। Pas un de nos soldats, pas une de nos armes pour la guerre de Trump en Iran. Nous devons faire comme Pedro Sanchez, dire non à Trump. Trump a choisi pour allié Netanyahou, un criminel de guerre, responsable du génocide à Gaza. Et Trump a décidé d'utiliser la force brutale en violation de tous les principes du droit international. Et le résultat, nous le voyons, c'est l'embrasement sur toute la région. C'est le chaos. C'est l'histoire qui, une fois de plus, se répète. C'est nous, les Européens, qui voyons déjà flamber les prix du gaz et du pétrole. आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये बेल्जियम के एमपी साहब थे, ये वहां की संसद के अंदर बोल रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और उस माहौल में ट्रंप ने जो अताताई है इजराइल, उसकी मदद करने का ऐलान किया है, वो लड़ाई कर रहा है वहां पर जाकर के। और हमारा एक भी सोल्जर वहां पर ना गया है और ना जाएगा और ना जाना चाहिए। वी विल नॉट फाइट देयर दिस थिंग बैटल, नंबर 1 उसने कहा। फिर दूसरा कहा कि इसके जो इंपैक्ट हैं वो पूरी दुनिया पर जाएंगे। एनर्जी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी अप हैं और हम इसका टूथ एंड नेल विरोध करते हैं, हर तरीके से, हर संभव तरीके से इसका विरोध करते हैं। ये वही बेल्जियम है जैसा आपने कहा, नाटो का देश है और ट्रंप के एक इशारे पे सारे अपने आप लाइन बना लिया करते, क्यू अप हो जाया करते। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आज ट्रंप ने एक चीज आप शायद मिस कर गए, आज ट्रंप ने स्टॉर्मर को भी जलील किया सुबह सुबह एयरफोर्स 1 में चढ़ के, ट्वीट किया बाकायदा। आप म्यूट हैं शायद, आशीष भाई आप म्यूट हैं। तो उसने क्या किया, जो 2 ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, स्टॉर्मर ने ऑफर किया था ट्रंप को कि अगर हम विचार कर रहे हैं आपके यहां 2 वो भेज देते हैं। तो ट्रंप ने ट्वीट करके जलील किया उसको कि हमारे कभी बहुत ही महान साथी जो थे, बहुत ही कभी जो हमारे महान साथी थे, अब जब हमने युद्ध जीत लिया है तो वो हमारी मदद करने के लिए आगे आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हम लड़ाई जीत चुके हैं। तो उस भाई ने घोषणा कर दी। चलो खैर छोड़िए, आप आ रहे थे प्रोटेस्ट पे। आशीष भाई आपने केवल एक प्रोटेस्ट दिखाया है। मैं अभी आपको पता है यूएस से आया था, तो यूएस के तमाम सैकड़ों साथियों से बातचीत लगातार होती है इस पूरे सीन के अंदर। पूरा ग्रुप है हमारा एक जो वहां गए थे। तो अमेरिका के अंदर केवल न्यूयॉर्क में प्रदर्शन नहीं हुआ। आज 28 तारीख से लेकर के आज तक आप ये सोचिए कि किस शहर में प्रदर्शन नहीं हुआ है। पहली बात, आज आपने दिखाया केवल एक न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क से ठीक पहले वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है, और वो भी व्हाइट हाउस के सामने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। शिकागो के अंदर प्रदर्शन हुआ है, बोस्टन के अंदर प्रदर्शन हुआ है, और जितने बड़े शहर हैं हर जगह प्रदर्शन हुआ है। और आज की जो लेटेस्ट प्रोवोकेशन है, देखिए अभी तक क्या चल रहा था, 28 को लड़ाई छिड़ी तो उसका विरोध हुआ। अब जो हुआ लड़ाई में जो कुछ प्रोग्रेस हो रही है उसके ऊपर विरोध है, हमास वाला सारा विरोध है, गजाकार ये सारा का सारा। और सबसे जबरदस्त विरोध एप्स्टीन वाले मामले में ट्रंप के ताजा कारनामे का है। ट्रंप का जो ताजा कारनामा सामने आ रहा है, सारा विरोध उसका है। मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, अमेरिकन कांग्रेस इसी हफ्ते के अंदर, विद इन दिस वीक, पाम बॉन्डी जो उनकी जो अटॉर्नी जनरल है उनकी क्लास लगाने वाली है। ठीक, अमेरिकन कितनी झूठ बोलेगी, कब तक बोलेगी? अभी तक जो 35 लाख फाइलें छुपा रखी हैं उनमें से 50,000 के आसपास का तो इशारा मिल गया जिसमें सारा ही ट्रंप है, सारा ही ट्रंप है। और उसमें तो इतनी आपत्तिजनक चीजें आ रही है, मैं और आप कह भी नहीं सकते स्क्रीन के ऊपर। अपनी बेटी के बारे में वो ऐसी बातें कह रहे हैं, अपनी बेटी के बारे में मैंने तो सुना। तो वो हम उस नैतिकता की उस परिधि में ही रहेंगे। अमेरिका जैसे देश के अंदर जहां पर उनका राष्ट्रपति सुबह और शाम अपनी जीत की घोषणा करता फिर रहा है, आज क्या कह दिया कि कुर्द इलाकों, कुर्द तो तैयार थे वहां पे जाने के लिए, मैंने मना कर दिया। आज ये बकवास भी की एयरफोर्स वन में, जिनके कुर्द के नेता ने ऑन रिकॉर्ड आकर के ये कह दिया वहां के वेस्ट के उसके अखबार को कि हमने उनको आउटराइटली मना किया है कि अगर आपने और हमने किसी ने भी ईरान की जमीन पे पैर रखने की कोशिश की तो ये लड़ाई सालों तक खत्म नहीं होगी, कभी मत कीजिएगा। लेकिन वो बड़ा बोला है, वो उसको जो कुर्द के नेता जो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ करके अपनी भाषा में, अपने नैरेटिव में फिक्स कर रहा है उसको। आज की तारीख में आशीष भाई, मुझे तो पता नहीं, जैसा आपने ओपनिंग में एक बात कही थी कि रिजीम चेंज किसका करने चले थे और किसका होना जाए। नेतन्याहू की तो परिस्थिति देखिए आज ये है, 22 साल से बाद भी प्रधानमंत्री, 22 साल से, ठीक, 26 अक्टूबर से पहले वहां पर चुनाव होना, ठीक। जो आपने एक प्रदर्शन दिखाया जिसमें विरोध कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू किसी भी तरीके से अपने वाले डंकापति भाई से कम नहीं है। जैसे ही ये प्रदर्शन शुरू हुआ
उसके समर्थकों ने वहीं पर तेल अवीव में दूसरा प्रदर्शन किया समर्थन में। तो नेतन्याहू ने हथियार नहीं डाले अभी तक, क्योंकि उसको वो आखिरी उस तक लड़ेगा। उसको पता है कि अगर सत्ता से बाहर होगा तो तेरा हाल क्या होगा, उसको अपनी सहज कल्पना है। जिस तरीके के करप्शन के केस है, टुच्चे केसेस है उसके ऊपर, गिफ्ट लेने के, महंगे वो शराब लेने के, पता नहीं क्या क्या लेने के, मतलब इस लेवल का आदमी इस तरह के आरोपों से घिरा हुआ है। तो उसने क्या किया है कि जो ये विरोध प्रदर्शन था उसके पैरेलल में अपने समर्थक उतार दिए। आप ये देखिए आज की तारीख में इजराइल में किसी की हिम्मत है सड़क पर निकल जाए? किसी की हिम्मत नहीं। उसके बावजूद लोग गजा को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात है क्या? उनके अंदर इंसानियत है। हमारी तरह वो भक्ति रस में नहीं डूबे हुए, वो धर्म की सियासत में नहीं डूबे हुए, वहां पर अभी भी इंसानियत जिंदा है। लोग युद्ध के दौरान, घोषित युद्ध के दौरान अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में देख लीजिए, राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। दे आर इन वार ओपनली। ये अलग बात है कि अमेरिकन कांग्रेस ने उनको वो नहीं किया है, उसके बावजूद भाई खुद ही लड़ाई करता फिर रहा है। वो तो खुद कुछ भी कर देता है। इजराइल ओपन वार के अंदर है, उसके बावजूद लोग विरोध कर रहे हैं। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। यहां पर आप दुनिया में कहीं और आपने ऐसी कल्पना की है कि जब भी देश लड़ाई में हो और लड़ाई के सवाल पे सवाल उठे? कभी नहीं उठता। राष्ट्रवाद का झंडा, उसके नीचे सारों को इकट्ठा होना पड़ता है। लेकिन ट्रंप ने इंतहा क्रॉस कर दी, सारी लिमिट क्रॉस कर दी, इसलिए अमेरिका के लोगों को सड़क पर आना पड़ा। और जो आपने कल बात की थी, आज फिर मैंने वो देखा। अब जो कल जैसे मैंने कहा था 68% लोग खिलाफ है लड़ाई के, आज पता लगा 75% लोग खिलाफ है। आज का फिगर जो आया है, क्योंकि वहां तो डेली मीटिंग उसके हिसाब से स्टडीज होती है। 75% लोग, यानी कि 3/4 लोग अमेरिका के इस लड़ाई के खिलाफ है ईरान की। और जो ट्रंप का जो पॉपुलरिटी रेटिंग है आज की तारीख में, वो 28% है। 100 में से 28 लोग अमेरिका के उस भाई को पसंद कर रहे हैं, 72 लोग उसके खिलाफ है। तो इसलिए जो आपने शुरू में एक लाइन कहा, वही पंच है सारी कहानी का, कि आप चले तो थे रिजीम चेंज करने किसी और का, और कहीं अपना ना करा बैठो। यही कहानी ट्रंप के ऊपर सच साबित होती दिखती है मुझे, और नेतन्याहू पे तो होती दिख ही रही है। क्योंकि जब से वो भाई आया है, उसने इजराइल की जो बर्बादी है जो दिख रही है आपको सड़कों के ऊपर, इसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया इजराइल को। आज वहां पे महंगाई देख लीजिए, खाने को जब उनको खाने की भी चीज लाले पड़े हुए हैं, एनर्जी का जिस तरीके की परिस्थिति बनने वाली है, कामकाज सारा ठप है, दफ्तर सारे बंद हैं, तो इजराइल करेगा क्या? किस लिए? पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया। और फॉर ऑल टाइम्स, जो आप देखिए इसकी छोटे मतलब नहीं, मैं आपको पहले भी चर्चा कर रहा था, जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत हुई है ना, ये बहुत लंबे समय तक इनको नुकसान करेगी, बहुत लंबे समय तक। और खास तौर पे इजराइल को। भाई साहब, ईरान में तो 9 करोड़ लोग हैं, इजराइल में कितने हैं? वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे, वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो दे विल बी ऑन द रिसीविंग एंड। उनका बेचारों का कोई कसूर भी नहीं। उनका कसूर ये था कि उनका प्रधानमंत्री नेतन्याहू था, जिसने खामनेई पे हमला करवाया। और भुगतेंगी कौन? भुगतेंगी पीढ़ियां। क्योंकि कट्टरवादी यहां भी है, कट्टरवादी वहां भी। हम कभी भी इस तरह के बदले लेने का, इस तरह के अंदर संगार के कभी पक्षधर हो ही नहीं सकते इंसानियत के नाते एज ए प्रोफेशनल। लेकिन जो बीज बो दिए हैं नेतन्याहू ने, ट्रंप का आपको ध्यान याद होगा, जब धर्मगुरुओं को बुला करके ओवल ऑफिस में पूजा करवा रहा था 3 दिन पहले, अमेरिका में वो सीन भी कभी नहीं देखा गया लड़ाई के। जब लड़ाई के दौरान देखिए, पूजा पाठ आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, रोज करते हैं। कैमरे पे पूजा केवल 2 आदमी करते हैं, एक डंकापति, विष्णु गुरु। कैमरे पे ध्यान लगाते हैं, 12 एंगल पे कैमरा लगता है गुफा के अंदर। आप करके दिखा दीजिए मुझे। समुद्र के नीचे भी करते हैं वो। और उनसे प्रेरणा लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में की लड़ाई के दौरान। ये आशीष भाई, अमेरिका की जनता के अंदर इट हैज नॉट बीन टेकन इन ए गुड स्पिरिट। ये कमजोरी दिखाता है। जब आप लड़ रहे हैं तो लड़िए। फिर ये धर्म के नीचे, झंडे के नीचे झुकने का जो आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं, वो भी ट्रंप के लिए वीकनेस दिखाता है। एंड इट विल प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर हिम इन द टाइम्स टू कम। अच्छा, ये रिजिम चेंज के बाद के साथ में आखिरी सवाल, इसको खत्म करेंगे चर्चा। एक बात और मैं तुलनात्मक रूप से लाना चाहता हूं, जो भारत की चर्चा के बगैर हम कैसे रह सकते हैं। एक हमने चुना था, तो भाव और हम बैठते तो कहते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों। तो हमने चुना था। देखिए क्या फर्क आया जब जिसको हमने चुना। ये मैं ट्रंप पे ही सवाल है, सवाल ट्रंप पे है, लेकिन जब हम अपना एग्जाम्पल देंगे तो और बेहतर सवाल थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जब 2014 में पहला ताकतवर प्रधानमंत्री इस देश को मिला, उसके पहले तो सारे कमजोर प्रधानमंत्री थे, सब डरपोक थे, सब जो आप गाली दे सकते हैं दे दीजिए, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। तो एक हमारा शत्रु था पाकिस्तान,
और एक चाइना, ये दो शत्रु थे। चाइना को आप बड़ा शत्रु कह सकते हैं, पाकिस्तान तो मान लो डमी है, वो रोज पिटेगा रोज लात खाएगा वाला उस टाइप का है, लेकिन फिर भी सीमा पर हमारे पाकिस्तान। उसके बाद भूटान, भूटान लगता था कि परिवार का ही बच्चा है, खेल कूद रहा है आंगन में। नेपाल, कभी छोटे भाई की हैसियत से उसने ज्यादा डिमांड ही नहीं की, छोटे भाई की हैसियत के अलावा कुछ नहीं डिमांड की, बस छोटे भाई को इतनी आजादी होनी चाहिए कि छोटा भाई अपना निर्णय ले पाए, उसमें नहीं ज्यादा उंगली करने की कोशिश करे कोई। बांग्लादेश, बांग्लादेश हमेशा ये मानता रहा कि जो है भारत की, हमारे आजादी में, हमारे अस्तित्व में भारत की भूमिका है। शेख हसीना के रिजिम में तो बहुत ही घनिष्ठता होती थी। खालिदा जिया, जिनका बेटा शासन में, खालिदा जिया के समय में बहुत खालिदा जिया से अच्छे संबंध नहीं थे मधुर, लेकिन फिर भी बांग्लादेश एंटी इंडिया जो है किसी उसमें गतिविधि में नहीं शामिल होता था, इंडिया से मैत्रीपूर्ण संबंध ही रखती थी खालिदा जिया भी। हाँ, वो वाली बात भले नहीं होती थी, वो मिसिंग होता था थोड़ा सा, खालिदा जिया और शेख हसीना में हल्का सा एक मिसिंग फैक्टर था खालिदा जिया पे जाने पे। ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका हमारे लिए वही वाला श्रीलंका था जहां राम गए थे, उसी टाइप का श्रीलंका था। मालदीव्स हमसे साल का पैसा ले लिया करता था कि थोड़ा हमको घट रहा है तो हमको पैसा दे दो, सरकारें हमारी मालदीव्स को पैसा दे देती थी, उसका बजट में मालदीव्स का कोटा हो जाता था कि इस साल मालदीव्स को इतना हम देंगे। फिर आए 2014 में मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर आए, कहे हम भारत को फिर से आजाद करवाएंगे। ढंग से नहीं करवा पाए थे गांधी, वो ठीक से नहीं करवा पाए, हम आजाद करवाएंगे। फिर पाकिस्तान, चीन तो थे ही, बांग्लादेश हमारा अब शत्रु हो गया है, जो है जो एहसान तले दबा था वो शत्रु हो गया है, नो डाउट, ये कहने में कोई झिझक नहीं है, शत्रु हो गया है। नेपाल हमारा शत्रु हो गया है, एंटी इंडिया एक्टिविटी का अड्डा है नेपाल आज। और नेपाल में 2 दिन से फिर चल रहा है कि बालेन शाह ने उसको हरा दिया, ये कर दिया। बालेन शाह वो व्यक्ति है जो पिछले पुष्प कमल दहल प्रचंड से लेकर केपी शर्मा ओली तक जो नहीं किए हैं वो बालेन शाह करेगा, ऐसी आशंका मुझे है, क्योंकि वो कट्टर भारत विरोधी है। बालेन शाह कट्टर भारत विरोधी, जैसे कट्टर मोदी समर्थक होते हैं, वो कट्टर भारत विरोधी है बालेन शाह। उसी ने भारत के कई क्षेत्रों को जो है नेपाल के मैप में दिखाया था, वहां पहुंचा दिया नेपाल को। भूटान जो आंगन में खेलता बच्चा था, वो देखिए उसकी स्थिति, वो भी अब भूटान भी पता है चीन के ज्यादा करीब है हमारे मुकाबले, सारे चीन के करीब है, सारे, श्रीलंका, हाँ श्रीलंका तो बिल्कुल ही वो है, मालदीव, सब स्थिति। मतलब अब हमारे इर्द गिर्द हम विश्वगुरु बने ऐसे कि स्कूल में खाली गुरुजी हैं, कोई बच्चा नहीं है, एडमिशन सब अपना, जिनका एडमिशन पहले था उन्होंने भी नाम कटवा लिया, ऐसे विश्वगुरु हम बने हैं। अमेरिका, मैं इसलिए बात कहा, अमेरिका कम से कम नाटो में जितने कंट्रीज हैं सारे एक तरह से अमेरिका उनका बिग ब्रदर था, बिग ब्रदर, मतलब बड़ा भाई। अमेरिका जो बोलेगा सारे पीछे लाइन में खड़े हो जाते थे, दल से जहां पर जिस काउंटर पर अमेरिका खड़ा हो गया बाकी सारे पीछे लाइन में खड़े हो जाते थे। ईयू, वो नाटो और ईयू में अंतर है, करीब करीब देश करीब करीब वही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। ईयू अमेरिका के हर व्यावसायिक जो है सैन्य हर गतिविधि में ईयू का सपोर्ट होता था। आज स्थिति क्या हुई हेमंत भाई? स्टारमर, ब्रिटेन से आपने पंगा ले लिया अहंकार में, ब्रिटेन से आपके संबंध खट्टे हो गए, बेल्जियम और स्पेन जैसे देश गरिया रहे हैं, आपको खुल के गरिया रहे हैं कि जाओ अब गरियाएंगे हम तुमको, जाओ देख लेते हैं तुम क्या कर लेते हो, निकलो यहां से। मैक्रो को अपने देश में आप बुलाए थे, मैक्रो के साथ तू मैं हुई, वो आत्मीयता खत्म हो चुकी है। जितने मित्र देश थे, ये इसलिए मैं ये सवाल किया था कि क्या ये जाते जाते ट्रंप, ये जाते जाते अमेरिका को भी अकेला कर देगा, तनहा बैरक में अमेरिका को पहुंचा देगा? नहीं आशीष भाई, उसकी प्रेसिडेंसी का 20 जनवरी को प्रेसिडेंसी शुरू हुई थी, जब वो शपथ ले रहा था, उस समय मैं और आप लाइव शो कर रहे थे। जो बातें हमने उस दिन की थी लेट नाइट में, उनमें से कोई एक भी बात गलत हुई हो तो बता दीजिए आज तक, एक भी।
हर दिन दुनिया के एक देश को नाराज कर लेता है भाई, हाँ, एक देश हाँ, को। और नाराज भी ऐसे नहीं करता कि मेरी आपकी हल्की फुल्की गर्मा गर्मी होगी 5 मिनट में, ना, बाकायदा शिद्दत से जलील करता है। हम्म, ये जो हम्म, चीज है ना, मतलब किसी को भी नहीं बख्श रहा वो। और वो बहुत बढ़िया बात साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कही थी कि साहब मैं भी आपके साथ डील कर लेता, लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए जहाज नहीं। सर अब मुंह पे कह गया भाई साहब, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ट्रंप के मुंह पे कह गया, और वो ही करता रहा। ही एक और भी करते हैं, ही हमारी डिप्लोमेसी है, वो भी करते हैं। हाँ, और हाँ, ट्रंप हाँ, वहां हंसता रहा, बड़ा शर्मनिरपेक्ष भाव से हंसता रहा। तो आज उसने जो स्टॉर्मर के साथ किया है वो एरोगेंस का एक और लेवल है। अगर इनका कोई सबसे पुराना अगर एलाई है, अनकंडीशनल एलाई हर अच्छाई बुराई में, तो ब्रिटेन ही है सबसे पहले। यूरोपियन यूनियन नाटो तो बाद में आते हैं उसके। और जिस तरीके से उसको आज उसने जलील कर दिया बाकायदा ट्वीट करके कि भाई हमारे एक बहुत ही महान साथी थे और वो अब हम पे हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर देने पर विचार कर रहे हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वी डोंट नीड इट, वी ऑलरेडी वन द वार, दैट्स ऑल। तो स्टॉर्मर का कर दिया झंडूबाम। वो बेचारा पहले इसी के कारनामों में फंसा हुआ, एप्स्टीन वाले मामले में। उसने भी एक एम्बेसडर लगा लिया था अमेरिका में, वो एम्बेसडर भी गया, उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था वो भी गया। और अभी जो स्थिति होगी पता नहीं स्टॉर्मर की नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो हर दिन भाई कुछ न कुछ कुछ न कुछ। और हमारे यहाँ जो आपने भारत की आपने स्थिति की ना आशीष भाई, वो तो आप सोचिए, आप 3 साल पहले चलिए श्रीलंका की हालत देखिए, बैंकरप्ट हो गया था श्रीलंका। हम्म, श्रीलंका वाज फाइनेंशियली ruined एंड फिनिश्ड। हाँ, हाँ, हमने देखा किस है रजाई गद्दा किसने तकिया लूटे। किसने बचाया? भारत ने बचाया। भारत ने लिटरली बचाया उसको पूरा का पूरा देख करके। क्या हुआ? क्या आप उसका फॉलोअप कर पाए? आपकी विदेश नीति, माफ कीजिएगा, आपकी विदेश नीति किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की है। इसको बिजली का ठेका दे दो, इसको पोर्ट दे दो। इस उसके बांग्लादेश लिए के सब। साथ बांग्लादेश के साथ जो संबंध खराब हुए वो शुरुआत कहां से हुई थी पता है आपको? कि उस भाई के साथ जो बिजली का खाता खोला, बिजली की सप्लाई शुरू करवाई, बिहार में प्लांट लगा और बांग्लादेश में सप्लाई हुई। वो झारखंड में, बहुत ही झारखंड में। झारखंड में, सॉरी। तो हाँ, वो जो बिजली का रेट था वो इतना एग्जॉर्बिडेंट था कि बांग्लादेश उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। यहां से शुरुआत हुई थी बांग्लादेश के साथ। जब देश की विदेश नीति एक उद्योगपति के लिए रह जाए, अरे एक आदमी के डंका के लिए रह जाए, फिर देश कहां बचा? फिर तो वो दो ही बचे ना। उसका खामियाजा भारत भुगत रहा है, उसी का खामियाजा ट्रंप भुगत रहा है। ट्रंप को इस बात की कतई परवाह नहीं है कि दुनिया का इतिहास क्या था, अमेरिका के कौन ट्रेडिशनल अलाइज हैं, कौन अपोनेंट है, किन को कैसे टैकल किया जाना चाहिए। उसने एक लाठी उठाई और सबको उसी से आंक दिया। सिर्फ इसलिए आपने शब्द प्रयोग किया बिग ब्रदर। बिग ब्रदर अप्रोच अलग होती है, ट्रंप की जो अप्रोच है वो गॉड फादर की अप्रोच है कि मैं मालिक हूं और तुम प्रजा हो। वो बाकी देशों को इस रूप में लेता है। अमेरिका के जो बाकी राष्ट्रपति थे वो थे, उनमें अहंकार है भाई, सत्ता का अहंकार है, ताकत का अहंकार, सारी बात है। लेकिन उनकी अप्रोच थी बिग ब्रदर की कि आशीष मेरे से छोटे, जो मैं कहूंगा मैं ही, बस मैं ही महान हूं, उनको मेरी माननी पड़ेगी। उतनी तो तब भी थी। तो वो एक बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध फिर भी एक अलग होता है। गॉड फादर का मतलब तो सीधा सीधा है कि आप मालिक हो और मैं नौकर हूं। तो ट्रंप जो व्यवहार कर रहा है पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, आम आदमी से तो उसका क्या लेना देना है। वो किसी को भी जलील कर देता है, व्हाइट हाउस के अंदर बाहर साथ में खड़ा करके, बिल्कुल साथ खड़ा करके। और हमारे वाले को तो दूर से ही कर देता है। वहीं बैठे बैठे 2 बार बता दिया कि मैं चाहता नहीं कि मैं उसका पॉलिटिकल करियर खराब कर दूं, इज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। और हमारे वाले एक शब्द भी नहीं बोलते। इतनी बड़ी आईटी सेल आशीष भाई दुनिया में, मोदी जी से बड़ा जो आईटी का खेल है किसी, ट्रंप ट्रंप ये जितने घूम रहे हैं ना आपके एलन मस्क, किसी के सौदा कुछ नहीं है। आपने अभी देखा 3 दिन से क्या खबर चल रही थी कि मोदी जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोड लीडर है, और सारी दुनिया के सारे नेताओं को मिला दे तो भी मोदी जी महान है। ये लिखा हुआ था सारे अखबारों के अंदर, एक एक हेडिंग से लेकर के पहले से आखिरी शब्द तक सेम था। ठीक। हमारे विश्व गुरु की पहचान पता है क्या है? कि आई एम द मोस्ट फॉलोड लीडर, दैट्स ऑल। भारत के अंदर जितने उस प्लेटफॉर्म पे वो नहीं है लोग जुड़े हुए, उससे फालतू लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं। तो फिर उनको तो भारत का राष्ट्रपति थोड़ी होना चाहिए था, उनको तो विश्व का राष्ट्रपति होना चाहिए। विश्व गुरु तो कहते ही है ना अपने आप को। तो ये जो सारी आशीष भाई स्थिति है ना, ये मैं आपको कई बार कहता हूं कि जो आज दुनिया की लीडरशिप है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है। आप देखिए ट्रंप नंबर 1, उधर देखिए आप नेतन्याहू, शी जिनपिंग, उधर पुतिन, और फिर हमारे वाले। दुनिया की कितनी आबादी पे ये लोग राज कर रहे हैं, एक बार ये देख लीजिए। फिर माहौल तो यही बनेगा जो आपको दिख रहा है। इसके अलावा क्या? जो मोदी जी यहां करते थे हिंदू मुस्लिम,
उसने वो अपने क्या नाम है धर्मगुरुओं को बुला करके उसने वही सीन कर दिया, क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम। और क्या किया उसने? तो पूरी दुनिया आज बहुत खतरनाक स्टेज पे खड़ी हुई है, और जहां से हम शुरू हुए थे वहीं चलते हैं। रिजीम चेंज, ईरान में फेस तो बदल गया, बदल दिया फेस, कोई बात नहीं, खामनेई नहीं रहे सुप्रीम लीडर, उनका बेटा आ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रंप का क्या होगा और नेतन्याहू का क्या होगा, ये देखना हमारे टाइम की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक होगा, ये मानकर चलिए। चलिए, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन एक बात है, इतना सारा हम मोदी और ट्रंप की तुलनात्मक जो है जो एनालिसिस उसका किए, उसमें सारी बातें जो है जो हेमंत जी ने, हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात मान लीजिए, वो गॉड फादर बनने की करे कोशिश, कुछ भी करे, उस जो रिश्ता वो बनाना चाहता है बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, वो रिश्ता किसी ने कबूल नहीं किया, सिर्फ एक ने कबूल किया, और 3 बार लगातार कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो हमारे वाले ने किया। बाकी सबने, रामफोसा जाकर के, सिरिल रामफोसा ने उसी व्हाइट हाउस में उसको उसी के अंदाज में जवाब दिया, बेइज्जत किया। मैक्रो ने उसी सामने पीसी में ही कहा कि यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मैक्रो ने रोका था इसको। स्टारमर ने व्हाइट हाउस में जो फर्स्ट विजिट की थी, स्टारमर ने इसको वहीं पर जवाब दिया था। सबने, जेलेंस्की ने क्या किया वो तो सबने देखा था, तो सबने जवाब दिया। रिश्ते को खाली कबूल 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 हमारे वाले ने बोला था। कुछ भी कर लो, कितना भी, तुमको जो बनना है, गॉड बनना है, फादर बनना है, जो बनना है, हम पे बन लो, बाकी कोई दुनिया माने ना माने, हम है साहब, हम है। इजाजत दीजिए हमें, देखिए, इंतजार कीजिए रिजिम चेंज से लेकर के क्या क्या वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या चेंजेज अभी आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।